हाँ जी। हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस सीरीज 12 केमिस्ट्री, जहाँ पे अपन ने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर सॉल्यूशन। और आज उसका अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। अगर तक अब तक आपने अगर लेक्चर 4 नहीं देखे तो पहले वो 4 देखिए, फिर इस लेक्चर को रेगुलर करिए ताकि आपको प्रीवियस का समझ में आ जाए। अब तक पहले 4 लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर ली, अपन ने कंसंट्रेशन की बात कर ली, अपन ने सॉल्युबिलिटी की बात कर ली। सॉल्युबिलिटी में अपन 2 पढ़ते हैं, एक तो सॉलिड की लिक्विड में सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, और एक गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक था वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। पिछली क्लास तक अपन ने राउट्स लॉ को भी पढ़ लिया कि राउट्स लॉ क्या कहता है कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो वहां तक अपन ने कर लिया। आज अपन नेक्स्ट बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वेपर प्रेशर की। तो देखते हैं वेपर प्रेशर में क्या है। तो आज अपन बात करेंगे अपने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है। वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, यानी प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। पर वेपर किस तरीके से प्रेशर लगाएगी वो सब देखते हैं। तो लिखा है कि द प्रेशर दैट द वेपर एक्सर्ट एट इक्विलिब्रियम, एक तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इक्विलिब्रियम पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। यानी किसी वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब इक्विलिब्रियम क्या चीज है वो भी देख लेते हैं अपन। देखो इसको और कैसे समझ सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे मैं मान लेता हूं कि अपने पास एक कंटेनर है कोई ऐसा, और उसमें कोई लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉरी लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है। एकदम प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे अपन कि अपने पास कोई कंटेनर, उसमें सिर्फ क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है। जैसे मान लेता हूं मैं ये इस तरीके से, इस तरीके से। अब आपने क्या किया, इसको हीट किया। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसके क्या बनेगी, वेपर बनेगी। मैं मान लेता हूँ ये जो वेपर है वो इस तरीके से, ये वेपर बन गई इसके। ये कंटेनर कैसा होता है, क्लोज, क्योंकि अगर ओपन होगा तो सारी वेपर बाहर निकल जाएगी, तब तो प्रेशर ही नहीं लगाएगी। इसलिए मेन बात क्या है कि कंटेनर कैसा है, क्लोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेपर आ जाएगी इस लिक्विड की। तो इस तरीके से अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड है ये क्या बन रहा है, वेपर बन के क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब क्या होगा, जब ये पूरा वेपर से भर जाएगा तो ये वेपर क्या करेगी, इस सरफेस से टकराएगी यहाँ पे, और वापस किस में चेंज होगी, वो लिक्विड में चेंज होगी। भाई ये जो सरफेस है वो इस वेपर के रेस्पेक्ट में तो थोड़ी ठंडी है, थोड़ी कूल है। तो ये वेपर जब वापस इससे टकराएगी तो ये इसमें लिक्विड में चेंज होगी, और लिक्विड धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को तो अपन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और आपको पता है कि वेपर जब वापस लिक्विड में चेंज होगी, यानी गैस जब वापस लिक्विड में चेंज होगी, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। तो जो यहाँ लिखा हुआ है ना इक्विलिब्रियम, इसका मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम जो आएगा वो किसके बीच में आएगा, यानी अपन लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ जो कंडेंसेशन होगी वो लगभग क्या हो जाएगी, बराबर। ये होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इस केस में क्या होगा, ये वेपर जो इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। मतलब इसी का क्या नाम दिया जाएगा, वेपर प्रेशर। इसको अपन बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। तो क्या मतलब हो गया कि वेपर के द्वारा जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाती है, बराबर। तो ये जो वेपर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है उसी को क्या बोलते हैं अपन,
वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई? द प्रेशर दैट वेपर एक्सर्ट एट इक्विलिब्रियम ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। अब अपन देखते हैं कि ये वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो देखो, जैसे पहला लिखा हुआ है टेम्परेचर। भाई ये तो नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर भी ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा वेपर होगी उतना ही क्या होगा? प्रेशर लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साथ साथ में क्या लगेगा? तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर बढ़ेगी और वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। या इसका अपन एक फॉर्मूले से मैथमेटिकली भी देख सकते हैं इसको। देखो एक फॉर्मूला आता है जिससे भी अपन इसको मान सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये आता है log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अगर अपन इससे कैलकुलेट करना चाहे तो भी पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो उसको अपन को हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है T2, अगर मान लीजिए वो T1 से ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। भाई T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली पूरी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी यानी log P2/P1 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? जीरो। और अगर log P2/P1 ग्रेटर देन जीरो होगा तो P2/P1 क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इससे क्या पता लग रहा है कि P2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? P1। यानी कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेशर देखो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी अपन समझ सकते हैं कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा? प्रेशर। और अगर अपन वैसे जनरली भी जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा वेपर बढ़ेगी उतना ही वो प्रेशर भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ये पहला इफेक्ट था टेम्परेचर का। दूसरा इफेक्ट देखो और क्या कह रहा है। एक इफेक्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है? देखो जैसे मान लीजिए जिसकी वेपर बन रही है, जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है मान लीजिए उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उनकी वो बॉइलिंग कम होगा, उनकी वेपर भी कम बनेगी। और जिनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उनकी वेपर क्या हो जाएगी? जल्दी बन जाएगी। तो नेचर ऑफ लिक्विड किस तरीके से डिपेंड करेगा कि जो वेपर प्रेशर होगा यानी वी पर वो होगा इंट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हैं अपन इसको। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या ऑफ लिक्विड लिख दो। भाई जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर की बात कर लेते हैं अपन एग्जांपल के रूप में। अपने को पता है वाटर जो है H2O जो है वो दो H2O के बीच में क्या लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है कि नहीं लगता? अब इसको तोड़ना आसान नहीं है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से इसकी वेपर कम बनेगी और उसकी वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो इस तरीके से अगर कोई लिक्विड जिसमें इंट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे तो फिर उसकी वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर उससे सॉरी उससे क्या होगा? वेपर कम बनेगी उसकी। तो इस तरीके से अपन ये दूसरा पहचान सकते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड से भी अपन देख सकते हैं। और कौन सा इफेक्ट इसको इफेक्ट करेगा? देखो एक दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अपने को पता है कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉईल हो जाए या फिर उससे ऊपर बढ़ाओगे तो आप लिक्विड से क्या बनेगी? वेपर बनेगी। तो अगर मान लीजिए पहले ही किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसकी वेपर तो ऑलरेडी कम बनेगी। तो वेपर बनने के लिए भाई वेपर प्रेशर के लिए जरूरी है वेपर, और वेपर के लिए जरूरी है कि लिक्विड से वेपर बने। और जिस टेम्परेचर पे बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना ज्यादा किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतनी ज्यादा वेपर बनेगी और उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। तो नेचुरल बात हो गई कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसी का, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। बीपी का क्या मतलब है यहाँ? बॉइलिंग पॉइंट।
तो इस तरीके से आपको अलग अलग लिक्विड देके उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट दे दिया जाए और वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछे और आराम से बता सकते हैं अपन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये तीसरा फैक्टर था जो बॉइलिंग उसको वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है। और देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा अपना। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब, पहले तो वोलेटाइल का मतलब, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसकी वेपर बने, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी वेपर नहीं बने। जैसे पानी है, पानी को आपने हीट किया तो उसकी वेपर बनेगी, मतलब वो वोलेटाइल लिक्विड हो गया एक तरीके से। इस तरीके से मान लीजिए नमक है, नमक को अगर आप हीट करोगे तो उसकी वेपर नहीं बनेगी, तो वो कैसा है, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गया। तो अगर नमक को पानी के ऊपर डाल दिया जाए या पानी के अंदर डाल दिया जाए तो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कर दे तो देखिए पानी का क्या असर पड़ेगा, देखो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे होता है कम, देखो जैसे मान लेते अपने पास प्योर पानी है एकदम इस तरीके से, ऐसे अपने पास प्योर पानी है और आपने क्या किया, उसमें ऊपर से थोड़ा नमक डाल दिया। अब जब आपने ऊपर से अगर नमक डाला, सॉल्ट डाला, तो नमक तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, वो क्या करेगा, इसमें घुल जाएगा और घुलने के साथ साथ वो क्या करेगा, इसकी सरफेस को भी कवर कर लेगा ऐसे। भाई पूरा घुल गया ना तो सरफेस पे भी तो आएगा। अब क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, देखो पहले पानी जितना वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी जितना वेपराइजेशन हो रहा था, अब क्या होगा, उसकी सरफेस उतनी फ्री नहीं रह पाएगी, इसलिए जितना पहले वेपर बननी थी उससे कम वेपर बनेगा। जितनी कम वेपर बनेगी उतना ही वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो साफ क्या हो गया कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड किसी वोलेटाइल लिक्विड में डालेंगे तो उसकी वेपर क्या होगी, कम बनेगी, और वेपर कम बनने से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम लगेगा। तो क्या हो गया कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्ट ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं मान लेता हूं कि जैसे कोई प्योर सॉल्वेंट है, और उसका जो वेपर प्रेशर है वो अपन मान लेते हैं, आगे काम आएगा हालांकि, लेकिन थोड़ा सा देख ले। जैसे मान लेते हैं जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट है, और जैसे ही आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसके अंदर मिलाया तो अब क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर अपन मान ले पी एस मान ले, तो जो पी एस होगा वो क्या होगा, पी नॉट से कम हो जाएगा। और ये पी नॉट, ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट से कम होगा, और ये जो कमी हो जाएगी, यानी पी नॉट ज्यादा है और पी एस क्या है, कम है, पी एस क्या होगा, कम होगा। तो इस कमी को ही अपन क्या किससे लिखते हैं, डेल्टा पी से, हालांकि आगे काम आएगा ये। और इसी डेल्टा पी को ही अपन क्या नाम देते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर में क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि अगर किसी आप वोलेटाइल लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दें तो उसकी वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो उसका प्रेशर भी कम लगेगा, इसके वजह से वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो डेल्टा पी को अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कितनी कमी हो गई, डेल्टा पी के बराबर। इसको अपन बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से अपन ने 4 फैक्टर देख लिए। तो और देखते कोई है क्या, और नहीं है। तो इसका मतलब 4 फैक्टर हो गए। दोबारा देख लीजिए वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेंगे। पहला इफेक्ट जो हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर की अपन ने बात करी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर भी ज्यादा बनेगी, और वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। इसी तरीके से दूसरा अपन ने क्या देखा, दूसरा अपन ने देखा कि जो जिसकी अपन वेपर बनाना चाहते हैं उसकी नेचर कैसी है, यानी अगर उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसकी वेपर बनेगी नहीं, तो फिर वेपर प्रेशर कम लगेगा। तीसरा अपन ने देखा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई लिक्विड की वेपर बनती है, स्टीम बनती है, या गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसकी वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। और फोर्थ अपन ने देख लिया कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में या एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर अपने जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इतनी देर जो अपन वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे उसमें अपने पास सिर्फ एक लिक्विड था, यानी मान लीजिए जैसे पानी था प्योर,
उसके अपन वेपर प्रेशर को देख रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब मान लीजिए अपन ने दो सॉल्यूशन मिला, दो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट मिला दिए और वो दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल है। तो अब किस तरीके से वेपर प्रेशर काम करेगा, किस तरीके से उस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल। उन्होंने लो दिया, एक नियम दिया, क्या कहते हैं वो, कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल वेपर प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का, ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी राउल्स लॉ की ये जो डेफिनेशन है, ये देखो इस तरीके से इसको अच्छे से समझ पाओगे आप। एक बार मैं वापस एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, फिर उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको कि क्या सीन है। जैसे देखो अपन यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें अपन ने दो सॉल्यूशन मिक्स, दो कंपोनेंट मिक्स कर रखे हैं। दो कंपोनेंट मतलब कि अपन ने क्या कर रखा है, इसमें दो वोलेटाइल लिक्विड डाल रखे हैं इसके अंदर अपन ने। अरे क्या हो गया, देखिए जैसे एक तो जैसे अपन ये मान लेते हैं, और एक अपन ने कोई दूसरा इसमें डाल दिया इस तरीके से। ये दोनों क्या है, आपस में मिक्स है एकदम। अब क्या होगा, इसको जैसे हीट किया जाएगा तो इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। वेपर बनेगी तो क्या होगा, ये वेपर आ जाएगी यहाँ पे, और वही वापस वेपर पूरी कवरेज हो जाएगी इसमें, या पूरा कवर कर लेगा ये वेपर को। फिर पीछे वाले की तरह क्या होगा, वो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, इस पे इस सरफेस पे वापस प्रेशर लगाएगा, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, वेपर प्रेशर। अब देखिए क्या हो गया, ये तो कौन सी फेज हो गई, वेपर फेज हो गई, और ये कौन सी फेज हो गई, लिक्विड फेज हो गई। दोबारा सुनिए, अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसमें दो अलग अलग कंपोनेंट डाल दिए जो दोनों क्या है, वोलेटाइल है। जैसे मान लीजिए एक तो अपन ने पानी डाल दिया उसमें, और एक क्या डाल दिया, अल्कोहल। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि जो अल्कोहल है अपने पास, या जो पानी है, या कंपोनेंट ए या बी है, उसके मोल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जो है वो तो क्या है, एक्स है, और बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी है। जैसे उनकी वेपर बनेगी तो उन दोनों की मिलके वेपर यहां जाएगी। अब मान लेते हैं कि उनका मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में है वो एक का वाई है और एक का क्या है, वाई बी है। इस तरीके से अपन ये मान लेते हैं कि जो कंपोनेंट ए है उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एक का अपन क्या मान लेते हैं, पी ए मान लेते हैं, एक का क्या मान लेते हैं, पी बी मान लेते हैं। तो पहले तो अपन देखो ये टर्मिनोलॉजी है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ये क्या टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ये आगे भी काम आएगी आपके, इसलिए। तो अपन ने देखो क्या क्या लिया है, जैसे एक तो लिया है अपन ने एक्स से। भाई अपने पास क्या क्या चीज है, एक तो हो गई एक्स से हो गया, एक हो गया एक्स बी, एक हो गया वाई ए, एक हो गया वाई बी, एक हो गया पी ए, और एक हो गया पी बी। तो एक्स से क्या हो गया, एक्स से हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, या सॉल्यूशन फेज मान लो, या इन सॉल्यूशन मान लो, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक्स भी क्या हो गया, एक्स भी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, वो भी किस में हो गया, इन सॉल्यूशन। इसी तरीके से वाई वाई भी क्या हो जाएगा, वाई ए भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, ए कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। पर ये किस में होगा, इन वेपर फेज में होगा, ये वेपर फेज में है। इसी तरीके से वाई भी क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर हो जाएगा किसमें, वेपर फेज में। पी क्या हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा किसका, ऑफ कंपोनेंट ए।
और इसी तरीके से पीबी क्या हो जाएगा, ये भी पार्शियल प्रेशर हो जाएगा किसका, कंपोनेंट बी का। तो ये कुछ टर्म याद रखेंगे भाई, एक्स से क्या काम ले रहे हैं, एक्स भी क्या काम ले रहे हैं, वाई ए वाई बी पी ए और पीबी। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि अपन ने दो वोलेटाइल लिक्विड लिए हैं किसी कंटेनर में, जिसकी क्या बन रही है, वेपर, और वो वेपर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे प्रेशर लगा रही है। तो इसके अंदर जो उन दोनों लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है वो एक्स से एक्स भी मान लेते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है पार्शियल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, पी ए और पीबी। ये पी ए और पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर है ये। और इस जो वेपर फेज है उसके अंदर उन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उसको क्या मान लेते हैं, वाई ए वाई बी। तो अब देखो क्या कह रहे हैं राउट्स लो, कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, किसी वोलेटाइल लिक्विड में द पार्शियल वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यानी जिस तरीके से ये मान लीजिए बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है पीबी और ये इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी, तो पीबी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एक्स बी। यहां से अपने को क्या समझ में आता है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड क्या, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जैसे मैं कंपोनेंट ए का अगर प्रेशर, कंपोनेंट ए की बात करें तो उसका पार्शियल प्रेशर पी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स से। इस प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं अपन पी नॉट ए एक्स से। तो ये पी नॉट क्या होता है, ये होता है, ये भी वेपर प्रेशर ही है, पर ये किसमें है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी जैसे मान लीजिए पहले आपने पानी लिया अलग से और अल्कोहल अलग से लिया, तो पानी का जो प्योर मतलब अपनी सिंगल स्टेट के अंदर जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, उसको तो आपने पी नोट से दिखाया है, और दोनों मिलने के बाद में जो सॉल्यूशन बन गया उसमें जो उसका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा उसको अपन ने किससे दिखा रहे हैं, पी ए से। यानी अगर जब भी नोट लगाया जाएगा तो आप ये समझेंगे किसकी बात चल रही है, प्योर की। तो इस तरीके से कंपोनेंट ए जो है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर, या पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है। इसी तरीके से कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर हो जाएगा, पीबी प्रोपोर्शनल एक्स बी। इसको प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे वही पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और कौन सा कंपोनेंट, यहाँ पे बी आ जाएगा, ये कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए। तो एक कंपोनेंट का प्रेशर तो आ गया पी ए, और एक कंपोनेंट का प्रेशर क्या कितना आ गया, पीबी। अब टोटल अगर सॉल्यूशन का अगर अपने को निकालना हो तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी एस मानता हूं तो दोनों बराबर क्या हो जाएंगे, पी ए प्लस पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी। तो पी एस बराबर क्या हो गया, अब पी ए की वैल्यू रख दो, पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स है, और पीबी क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। तो इस तरीके से ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट अपने पास एक रिलेशन आ गया क्या, कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। इसको और आगे सोल्व करके और भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। देखो और क्या कर सकते हैं इसके साथ, जैसे अपन जानते हैं कि एक्स से प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मान लीजिए आपने एक्स ए को एक्स बी की टर्म में रख दिया तो क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए को अपन 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, प्लस क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। तो इस तरीके से अपन देखें, अगर वापस इसमें अगर अपन कॉमन लेना चाहे, पी नॉट ए कॉमन ले लो, या फिर एक काम करो, इसमें एक्स भी यहाँ पे भी है, एक्स भी यहाँ पे भी है, तो एक्स बी को कॉमन ले ले तो अपन क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। इसको अगर अपन इधर ले आए तो क्या लिख सकते हैं, प्लस एक्स बी। तो ये तो बच गया पी नॉट बी, और ये बच गया पी नॉट ए। तो ये अपने पास एक और रिलेशन बन जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है बहुत। तो ये दोनों रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे आप।
ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों रिलेशन से क्या पता लग रहा है? इस रिलेशन से तो ये पता लग रहा है कि एक किसी सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन से देखो अपने को क्या पता लगता है, सॉरी इस रिलेशन से क्या पता लगता है कि पी नॉट ए तो कांस्टेंट होता है, पी नॉट बी और पी नॉट ए कांस्टेंट है। तो अगर अपन डायरेक्ट बात करें, बी यहाँ पे क्या है, तो जो पीएस होगा यानी टोटल जो प्रेशर होगा वो किसी एक मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी यहाँ से अपन पता लग रहा है कि जो प्रेशर होगा वो सीधा सीधा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यानी राउल्ट्स के नियम को ही वापस ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं राउल्ट्स के नियम की, राउल्ट्स के लॉ की, कि टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब ये जो एक्स ए और एक्स बी जो है वो तो कौन से स्टेट में मोल फ्रैक्शन है, जो लिक्विड में है। मान लीजिए आपको वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पूछ लिया जाए, तो वेपर फेज के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, देखो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हो किसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, अगर वेपर फेज में अपने को कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने हो, तो अभी अपन ने बताया था कि ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो तो वाई है और बी का कितना है, वाई बी। तो वाई ए का फॉर्मूला जो बनेगा वो याद रखना, वो क्या होता है, वो होता है पी ए अपॉन पी नॉट ए, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं पी एस। मतलब ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स है, और टोटल प्रेशर क्या था अभी अपन ने निकाला, यानी टोटल का मतलब जो सॉल्यूशन का प्रेशर है यानी पी एस, वो क्या निकाला था, पी नॉट ए एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इस तरीके से आप किसी कंपोनेंट का वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वाई बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी टी। पी टी का मतलब है वही सॉल्यूशन का प्रेशर, पी टी बोल दो या पी एस बोल दो, एक ही बात है, पी टी बोल दो या क्या बोल दो, पी एस। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट बी या पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख दो इसको। तो क्या आ जाएगा, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कोई न्यूमेरिकल अगर इससे बनता है तो फिर आगे इसी से बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट अपने को याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। तो इस तरीके से अपने पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर आपको वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, अगर वो लिक्विड फेज में पूछा गया है तो पीछे वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर वेपर फेज में पूछा गया है तो अपन इस वाले फॉर्मूले से अपना क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे अपन, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब देखो आगे क्या सीन है। तो इस तरीके से आपको राउल्ट्स लॉ भी समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है उसके अंदर अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी ये वैसे तो नेचुरल समझा जा सकता है कि जितनी मात्रा इसमें होगी, यानी जितना ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई लिक्विड होगा उतना ही वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसलिए वेपर प्रेशर जो होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये राउल्ट्स का नियम था। अब देखो आगे क्या है। तो ये अपन ने लास्ट में एक इक्वेशन देख लिया कि पी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स। तो इससे देखो रिलेटेड एक ग्राफ भी दे रखी है आपको एनसीईआरटी के अंदर। ये ग्राफ किस तरीके से समझाई जाएगी, देखिए जैसे अपने पास क्या है कि दो कंपोनेंट है। जैसे अपन अगर किसी एक कंपोनेंट की ग्राफ बनाए, जैसे अभी मैंने बात की पी प्रोपोर्शनल एक्स है, और इसको अगर मैं ग्राफ में खींचूंगा तो पी और एक्स अगर इधर लेता हूं तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगी। लेकिन अपने पास दो कंपोनेंट है, तो अपन अगर एक साथ दो कंपोनेंट की ग्राफ बनाना चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरे ग्राफ को इस वाले पे ले सकते हैं, यानी इधर प्रेशर हो गया और इधर एक्स हो गया, और इधर ऐसे बना सकते हैं। तो ये वाली जो ग्राफ है
वो यहाँ पे बनाई हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो कंपोनेंट है x1 और x2। अगर x1 यहाँ पे 1 है तो x2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 1 होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे x1 0 है तो यहाँ क्या हो गया x1 बराबर 1 हो गया। तो ये जो ग्राफ बन रही है वो पता लग रही है कि अपने को कौन से कंपोनेंट की है, x1 की। भाई 0 से 1 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये तो p1 हो गया। और ये जो ग्राफ बन रही है वो किसकी हो गई, p2 की। और यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो क्या हो गया, p टोटल इज इक्वल टू p1 प्लस p2। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे p1 नोट और यहाँ पे क्या लिखेंगे p2 नोट। तो इस तरीके से ये ग्राफ होती है, इसका ध्यान रखेंगे आप। अब देखो आगे क्या है, देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। पीछे अपन ने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन चाहे जेईई में आओ चाहे नीट में आओ किसी में भी आओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, पहले तो आप थ्योरी पढ़ें, फिर बाद में फाइनली जो फॉर्मूला आता है उसको याद करें। तो उससे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल वैसी होगी जैसे अपन ने जो थ्योरी पढ़ी है, कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। देखो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि दो वोलेटाइल लिक्विड को अपन ने मिलाया, ए एंड बी को मिलाया 25 डिग्री सेल्सियस और 50 टॉर एंड 100 टॉर। तो सबसे पहले तो पहली लाइन का मेरे को मतलब ये समझ में आया कि दो कंपोनेंट है ए और बी, जिसके जो पेपर प्रेशर है यानी पी नोट ए और पी नोट बी जो है उसकी वैल्यू पता लग गई। तो पी नोट ए तो कितना है 50 टॉर और पी नोट बी कितना है 100 टॉर। टॉर जानते हैं ना, प्रेशर की क्या होती है, यूनिट होती है। तो टॉर है, बार है, एटीएम है, एमएम है, जी है, ये सब क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये तो आपको पता है। फिर आगे क्या दे रखा है, इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये देखो इससे क्या पता लग रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी x से बराबर कितना है 0.3। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन द वेपर फेज। अब अपने को देखो क्या पूछा है, वेपर फेज में जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर पूछा है, मतलब अपने को फाइनली क्या पूछा है, वाई बी पूछा है इसने। तो वाई बी का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है। तो वाई बी का सबसे पहले देखो फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है वाई बी, अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड पे कि वाई बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर अपने को बताओ पी नॉट बी मिल जाए, एक्स भी मिल जाए, एक्स ए मिल जाए, पी नॉट ए मिल जाए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आराम से आंसर निकाला जा सकता है। तो देखो क्या है, एक्स ए तो अपने को पता है 0.3 है, तो एक्स भी बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन एक्स भी बात करें तो अपने को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होता है 1। तो एक्स भी कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.7। तो देखो एक्स ए आ गया अपने पास, यानी अपने को एक्स ए मिल गया, एक्स बी मिल गया। पी नोट ए पी नोट बी का है, ये पी नोट ए मिल गया और ये पी नोट बी मिल गया। तो क्या आप लिक्विड बी का वेपर फेज पे प्रेशर नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पी नोट बी की वैल्यू कितनी 100, तो 100 इंटू एक्स बी कितना है 0.7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी नोट ए कितना है 50, एक्स से कितना है 0.3 और प्लस पी नोट बी एक्स बी तो अभी ऊपर वाला रखा ही अपन नहीं, इसको वापस रख लो। 100 इंटू क्या हो जाएगा 0.7, इसको कैलकुलेट कर लो। 100 को 7 से कैलकुलेट करेंगे तो 70 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 50 को 3 से करेंगे तो 53 जा 150, 150 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा 17। तो क्या पता लग रहा है, ऊपर तो 70 आ गया और नीचे आ गया 70 प्लस 15 मतलब 85 आ गया। अब देख लो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो आंसर है आपका वो x/17 है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे 17 लाना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूं तो 5 तो आ जाता है, यहाँ 17 आ जाता है, और यहाँ अगर 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो अपने पास फाइनली आंसर आ गया 14/17। तो ये कह रहा है कि इसको अगर x/17 माने अपन तो x की वैल्यू कितनी होगी। देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब 14। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा अपना 14। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चाहे कोई सी भी एग्जाम में सवाल आए हुए हो, अगर आपकी थ्योरी तैयार है और अगर आपको जो भी फॉर्मूले बनते हैं अगर वो याद है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या तो दे रखा है और किस तरीके से उसको अप्लाई किया जाए। तो इस तरीके से आराम से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये अपना वेपर प्रेशर का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट आपको पता है अपने जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, वो राम सर बायोलॉजी के चैनल के नाम से आते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो झोटवाड़ा में अपन ग्लोबल साइंस एकेडमी के नाम से अपनी कोचिंग है, वहाँ पे भी आप कोचिंग ले सकते हैं। अब हो गया अपने पास एक टॉपिक और खत्म। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो ये क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या कहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी अभी जो अपन राउल्स लॉ पढ़ के आए, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसको अपन आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे, और अगर नहीं करेगा तो क्या बोल देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो यहीं से कंडीशन बन गई, तो कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए कि राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। फॉलो मतलब क्या हो गया कि पीएस जो होना चाहिए वो पीए प्लस पीबी के बराबर होना चाहिए, या फिर मैं कहूंगी पी ए जो है वो पी नॉट ए एक्स है, और पीबी जो है वो पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो करता है, इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा तो उसको अपन क्या नाम दे देंगे, आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअली में आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूँ आपको आइडियल सॉल्यूशन के और क्या करेक्टर हो सकते हैं, उससे अपन समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। एक करेक्टर तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। और क्या चीज है देखो, जैसे मान लो आपके पास दो लिक्विड है इस तरीके से, ये लिक्विड है, ए मान लेते इसको और इसको मान लेते बी। अब इन दोनों को मिला के आपने क्या किया, एक नया सॉल्यूशन बना दिया यहाँ। अब इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो इसमें इसमें यानी ए और बी दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे भाई। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो मान लेते हैं ए और ए है, और इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या मान लेते हैं, बी और बी है। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ए और बी बनेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जितना अट्रैक्शन यहाँ और यहाँ है ना, उतना ही इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। यानी जैसे किसी दो इंडिविजुअल के बीच में जो अट्रैक्शन है उनके खुद के बीच में, जैसे मान लीजिए एक परिवार के बीच में अपने अच्छे रिलेशन है, एक परिवार के बीच में अच्छे, हम दोनों के मिलने के बाद में उतने अच्छे रिलेशन होंगे ना, तो आइडियल एक तरीके से रिलेशन बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद में भी वो अट्रैक्शन उतना ही रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए अगर आपने इसका 50 ml लिया है और इसका मान लीजिए इसका 40 ml लिया है, इसका आपने 50 ml लिया है, तो ये टोटल आप इसको काउंट करोगे तो 90 ml ही आएगा। अगर 90 ml से थोड़ा भी ज्यादा या थोड़ा कम आ रहा है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर 90 ml ही आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन की और क्या क्या कैरेक्टर्स बन सकते हैं देखो। तो एक कंडीशन तो अपने पास हो गई राउल्स लॉ की, क्या कि वो राउल्ट के नियम को फॉलो करना चाहिए भाई। एक कंडीशन अपने जो है आइडियल सॉल्यूशन की, वो तो क्या हो गई कि वो राउल्ट के नियम को फॉलो करे। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, मैं जैसे अट्रैक्शन फोर्स को ए मान लेता हूँ कि ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ई और सॉरी ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के क्या होने चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए। यानी ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, तो जो दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना है उन दोनों के बीच में के भी अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बराबर। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, अभी अपन ने देखा कि दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम ना तो बढ़े ना कम हो, यानी कि डेल्टा वी मिक्स जो है वो कैसा होगा, जीरो, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। और कंडीशन क्या होती है, और कंडीशन ये कि जब भी आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हो तो उसमें ना तो हीट निकले ना एब्जॉर्ब हो, यानी ना तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो ना एक्सोथर्मिक हो, तो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो अपनी नॉर्मल कंडीशन हो गई जो एनसीईआरटी की में दे रखी है। इसके अलावा दो कंडीशन और याद रख सकते हैं आप कि एंट्रोपी की अगर बात करें अपन, तो एंट्रोपी ऑलवेज आपको पता है बढ़ती है। जब भी दो अलग अलग प्योर सॉल्वेंट को आप आपस में मिक्स करोगे तो फिर उसकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी, क्योंकि अपन जानते हैं एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल होती है। अपने को पता है कि जैसे ही आपने दो को मिलाया तो रेंडमनेस बढ़ेगी। इसके अलावा अगर अपन डेल्टा जी की बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये दो अलग से ध्यान रखेंगे, बाकी ये जो चार कंडीशन है वो याद रखेंगे।
एक तो क्या हो गया कि राउल्स लॉ को फॉलो करे, दूसरा अट्रैक्शन फोर्स दोनों में बराबर होना चाहिए, तीसरा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फोर्थ हीट ना तो एब्जॉर्ब हो ना भाई ना तो इवोल्व होनी चाहिए ना एब्जॉर्ब होनी चाहिए। डेल्टा एस मिक्स यानी एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी, और गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी, गिब्स फ्री एनर्जी वो कैसी होगी, नेगेटिव। 11th क्लास में पढ़ के आए गिब्स फ्री एनर्जी जब नेगेटिव होती है तो वो प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस। यानी अपन ने जैसे ही दोनों लिक्विड को मिलाया है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये करेक्टर किसके हो गए, अपने आइडियल सॉल्यूशन के करेक्टर हो गए। अब देख लेते कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। देखो अब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल को याद रखने का तरीका है कि बिल्कुल क्लोज वाले होने चाहिए भाई, दूर वालों में वैसे भी रिलेशन ठीक नहीं होता, तो एकदम जो क्लोज क्लोज वाले फैमिली वाले होंगे उनमें क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण होगा। तो अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो देखो, जैसे कि आपने मिथेनॉल और इथेनॉल को मिला दिया तो ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन बना देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपने बेंजीन और टोलुइन बना डाल दी, घोल दी मतलब, तो ये भी लगभग एक ही फैमिली के हैं। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है, और बेंजीन तो आप जानते ही है ये टोलुइन होता है। इसके अलावा और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ले लें अपन। जैसे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग रही है, यहाँ क्या लग रहा है, ब्रोमीन लग रहा है, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये मतलब सेम सेम पड़ोसी पड़ोसी या एक परिवार के मान लीजिए। और देख लो जैसे, हाँ जैसे हेक्सेन और हेप्टेन भी ले सकते हैं अपन, जैसे एन हेक्सेन और क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन। हेक्सेन हेप्टेन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन या एल्केन और 7 कार्बन के एल्केन जो हो गया उसको क्या बोलेंगे, एन हेप्टेन। तो ये जो पड़ोसी पड़ोसी मेंबर होंगे वो क्या बनाएंगे साहब, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब एग्जांपल तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं। शॉर्ट ट्रिक इतना ही है कि पड़ोसी पड़ोसी जो एक ही फैमिली के होंगे वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पीछे वाली जो कंडीशन है उसको अगर वो फॉलो नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात हो गई कि जो राउल्स के नियम को फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन जो होगी वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि जो PS होगा वो नॉट इक्वल टू PA प्लस PP हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जो PA होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए एक्स से, और PB भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू P नॉट बी एक्स पी। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी। अभी पिछली जो कंडीशन बताई है वही है, अट्रैक्शन फोर्स भी जो होगा, जैसे ए और ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अभी अपन ने बात करी थी कि उसमें क्या होना चाहिए, बराबर, जबकि इसमें क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन ही हो गई। तीसरी कंडीशन वही डेल्टा बी मिक्स जो है वो क्या होगा, बराबर नहीं, जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो मतलब जैसे भी बात करें थे 50 और 40 ml को अपन ने मिलाया तो 90 ml नहीं आएगा, या तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो ज्यादा या कम होगा तो डेल्टा बी मिक्स क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और तो उसी तरीके से डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगी, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब या तो थोड़ी बहुत हीट निकलेगी या फिर क्या होगी, इवोल्व होगी। लेकिन पांचवी और छठी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट याद रखना कि डेल्टा एस मिक्स तो ऑलवेज कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और डेल्टा जी जो होगी ऑलवेज कैसे रहेगी, नेगेटिव। तो ये वाली बात याद रखना। बाकी ये जो पीछे वाली कंडीशन है उसका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी एक्चुअली में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियलिटी से, और एक वो होता है जो नॉन आइडियलिटी से भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। भाई जैसे आइडियल तो क्या हो गया, जिसमें वॉल्यूम ना तो बढ़ा ना ना कम हुआ, मतलब बराबर रहा। और नॉन आइडियल क्या हो गया, जिसमें वॉल्यूम बढ़ा और कम हुआ। तो फिर दो कंडीशन हो गई कि बढ़ने वाला अलग सॉल्यूशन बनाएगा और कम होने वाला अलग सॉल्यूशन बनाएगा। तो जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है वो तो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला, और जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन वाला। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से होते हैं, यानी उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो जो राउल्स के जो नियम होंगे उसकी तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएट होगा। यानी अगर मैं बात करूं तो PS क्या होगा, ग्रेटर देन PA प्लस PP हो जाएगा। इसी तरीके से PA जो होगा वो भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P नॉट ए एक्स ए, और PB किसके हो जाएगा, ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स पी के।
तो इस तरीके से ये राउल्ट्स के नियम को क्या करेगा, पॉजिटिवली फॉलो करेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ई नॉट सॉरी ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है या बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो जो सॉल्यूशन बनेगा यानी ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उससे क्या होगा। अब देखो आप खुद पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा। वो पता कैसे लगाएंगे, तीसरे वाली कंडीशन से। कैसे, देखो अपन ने बात करी कि डेल्टा वेव मिक्स जो है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चौथा भी अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्थ भी, कि डेल एच मिक्स जो है वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक। मतलब जब ऐसे सॉल्यूशन आपस में मिलेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होएगी, और वो 5 और 6 कंडीशन तो सेम रहेगी, आपको मैंने पहले भी बताया कि डेल एस मिक्स वो तो ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी तो क्या रहेगा, निगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इसको अपन इससे देख सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन को मिलाया इस तरीके से, इसमें ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, इसमें बी और बी के बीच में अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे तीसरा बना दिया आपने इन दोनों को मिला के, यहाँ पे ए और बी के बीच में अट्रैक्शन, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन था ना वो कम हो गया। अरे अट्रैक्शन कम होगा तभी तो वो दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर जो अट्रैक्शन है वो उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना कि किस में अट्रैक्शन है, तो इसमें इनके दो इंडिविजुअल कंपोनेंट में जो अट्रैक्शन है ना वो सॉल्यूशन में इतना अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये अपन ध्यान रख लेंगे। तो ये अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कौन सा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। ऐसे एग्जांपल्स कौन से हैं, ऐसे सॉल्यूशन कौन से हैं वो याद रखना। देखो कौन कौन से दे रखे, जैसे इथेनॉल प्लस एसीटोन। अपने को पता है इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एसीटोन एसीटोन भी डाइपोल डाइपोल बॉन्ड लगाता है। लेकिन जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो उनके इंडिविजुअली सॉरी जो सॉल्यूशन के बॉन्ड होंगे वो इंडिविजुअली बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसके वजह से उनमें क्या हो जाएगा, एक तरीके से दरार आ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो और कौन से अपने एग्जांपल, इथेनॉल एसीटोन हो गया, इथेनॉल वाटर हो गया, एसीटोन CH2 हो गया, और एसीटोन क्या हो गया, CCl4। और भी होते हैं कई सारे, लेकिन आप याद रखना इनको, जो भी दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है सारे, इनको तो याद ही करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इनको याद करने की वैसे कोई ट्रिक नहीं है, पर याद ही रखना पड़ेगा इनको। दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन कौन सा होगा, जो पिछले बार की जो कंडीशन है उसका उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। अब तो आराम से लिख सकते हैं अपन कि क्या होगा, जो PS होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। P नॉट ए क्या होगा, वो भी लेस देन P नॉट एक्स से हो जाएगा। PB जो होगा, यहाँ नोट नहीं आएगा, यहाँ PA आएगा, तो PB क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, P नॉट एक्स से P नॉट बी एक्स भी हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये अपोजिट हो गई पहले वाले की, दूसरी कंडीशन भी अपोजिट हो जाएगी। क्या, ए और ए के बीच में अट्रैक्शन जो है और बी और बी के जो अट्रैक्शन है वो अब की बार क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। यानी जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें अच्छा अट्रैक्शन होगा, यानी ई अट्रैक्शन ए और बी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, डेल बी मिक्स जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, डेल एच मिक्स जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी अगर आप ऐसे सॉल्यूशन को मिलाओगे तो हीट उसमें क्या होगी, बाहर निकलेगी। और 5 और 6 कंडीशन तो मैंने कहा कि वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है, क्योंकि एंट्रोपी कभी भी दो चीजों को आपस में मिलाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, कभी भी कम नहीं होगी। और ये प्रोसेस कैसा होता है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे वाली यही कंडीशंस। एग्जाम्पल जरूर याद रख सकते हैं आप इसका। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, एक एग्जाम्पल हो गया वाटर प्लस एसिड। एसिड में जैसे कोई सा भी हो सकता है, कई बार ऐसे एसिड का नाम भी दिया जा सकता है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिखा है ना वाटर प्लस HNO3, तो ये HNO3 एसिड ही तो है, तो चाहे ऐसे लिखा होगा तो भी सही मान लिया जाएगा, या ऐसे लिखा होगा तो भी सही माना जाएगा। क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो गया, फिनॉल एनिलीन हो गया, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप याद रखेंगे इनको।
ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ग्राफ और दे रखी है और देख लो फाइनली। देखिए अपन ने पिछले बार जो ग्राफ देखी थी उसमें क्या था कि जो आइडियल की जो ग्राफ जाएगी वो एकदम कैसे जाएगी, सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो वो कहां से चला जाएगा, ऊपर से, क्योंकि अपने को पता है कि जो प्रेशर हुआ है टोटल वो क्या हो गया, पीए प्लस पीबी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और यहाँ पे भी क्या हो गया, जो पीए है वो ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी हो गया, सॉरी पी नॉट एक्स से हो गया। और यहाँ जो ये ग्राफ दिखा रहा है आपको ये वाला, तो इसमें क्या हो गया, पीबी जो हो गया वो भी ग्रेटर देन क्या हो गया, पी नॉट पी एक्स भी हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ क्या हो जाएगी, ऊपर से चली जाएगी। इसी तरीके से ये निगेटिव का हो गया ग्राफ, भाई ये तो ग्राफ किसका है, पॉजिटिव का, और ये किसका ग्राफ हो गया, नेगेटिव का। इसमें भी क्या होगा, इसमें आपकी बार ग्राफ कहाँ से चली जाएगी, इस तरीके से नीचे से चली जाएगी, क्योंकि अपने को पता है इसमें क्या होता है, जो पी एस होता है वो लेस देन क्या हो जाता है, पी ए प्लस पी बी। तो इस तरीके से अपन ये निगेटिव की और ये पॉजिटिव के ग्राफ पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपके ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म होते हैं। इसके बाद में देखो अपना एक टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसको अपन आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़ते रहिए और इसका आगे का जो भी पोर्शन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू रखेंगे। अब अपने पास लगभग ये मान के चलिए आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपने पास एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर का टॉपिक बच गया, एक टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक टॉपिक जो बचता है वो बचता है एबनॉर्मल मोनोमर्स का। तो इस तरीके से अपन नेक्स्ट 2-3 क्लास में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आराम से पढ़ते रहिए और कंसेप्ट क्लियर करिए अपने, उससे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आराम से ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, कोई डाउट आते हैं कोई भी प्रकार का तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।